चलिए एक इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ आपका ध्यान खींचते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ही आ रहे हैं तो वही पढ़ाएंगे। निर्णय क्या है? कश्मीर के मुद्दे को लेकर के ये निर्णय आया। क्या निर्णय है समझिए आराम से। देखिए, आप सब जानते हैं कि 5 अगस्त को संसद के द्वारा कानून पारित करके जम्मू कश्मीर जो है वहाँ से धारा 370 आर्टिकल 370 ख़त्म कर दिया गया। इस पर हमारे काफ़ी लेक्चर्स हैं। और उसके बाद उसे 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। कुणाल, कौन कौन सी 2 यूनियन टेरिटरी बनाई बेटे? एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई और एक जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बनाई। लेकिन तभी से एक लंबी धारा 144 का दौर वहाँ पर चल रहा है। सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वहाँ पर लगा हुआ है। आई बात समझ में? अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इंटरनेट का शटडाउन चल रहा है और एक लंबा शटडाउन इंटरनेट का रहा। कई तरह की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई और उन पिटीशंस में कई मांगें की गई, जिन मांगों में ये भी एक मांग थी कि इंटरनेट को बहाल किया जाए। उसी प्ली पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को ये फैसला दिया कि केंद्र सरकार 1 हफ्ते के भीतर ये बताए कि किस आधार पर, क्या सब्सटेंस है जिसके बेसिस पे इंटरनेट अभी बंद है प्रॉपर, किन एरियाज में शुरू किया जा सकता है, किस रीजनिंग के बेसिस पे शुरू होगा और किस रीजनिंग के बेसिस पे ख़त्म बंद किया गया है। ये सारा कंसेप्ट सामने रखे न्यायालय के। 1 हफ्ते का समय दे दिया गया केंद्र सरकार को और 1 हफ्ते में उन्हें ये रिपोर्ट सबमिट करनी है। ये बहुत बड़ा निर्णय है अपने आप में सुप्रीम कोर्ट के एंड पे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट बंद रहे या इंटरनेट बहाल रहे इस विषय में तो कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट को फंडामेंटल राइट का हिस्सा बना दिया है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आई बात समझ में? सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो फ्रीडम है, अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन कैसे होगा? अगर आप पीसफुल एक्सप्रेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कम्युनिकेट कर सकें, अपने विचारों को पेनिट्रेट कर सकें। और कम्युनिकेशन का, पेनिट्रेशन का, प्रसार का, प्रचार का एक बड़ा ज़रिया आज की डेट में इंटरनेट का तंत्र है। और ऐसे में आप लोगों को पूरी तरह से सोशल मीडिया और इन चीज़ों के इस्तेमाल से रोक नहीं सकते, क्योंकि इंटरनेट ज़रिया है। अभिव्यक्ति की आज़ादी ही नहीं अगर अभिव्यक्ति के ज़रिए ना दिए जाएंगे। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जब तक आप उस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए उसे एक्सप्रेशन का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फ्रीडम होगा कहाँ से? एक्सप्रेशन का एक्सप्रेशन आपका कहाँ से एक्सप्रेस होगा? उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 19 का हिस्सा है, ये फंडामेंटल राइट का पार्ट बन जाता है इंटरनेट, एक्सेस टू इंटरनेट। इस पर आज हम सिलसिलेवार ढंग से आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट कैसे आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ बढ़ रहा है। ये बड़ी चीज़ है। चलिए, उसके लिए पहले मैं आपके सामने आर्टिकल्स लिख देता हूँ ताकि आपको बेहतरी से समझ आ जाए कि सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाहता है। ओके, देखिए ये मैंने आपके सामने आर्टिकल लिखे हैं। आर्टिकल 19 है राइट टू फ्रीडम। उसके अंदर हमारे पास ABCDEG इस तरह से टोटल आज की डेट में राइट टू फ्रीडम के अंदर ये 6 आर्टिकल्स प्रोवाइड होते हैं। आर्टिकल F हुआ करता था कभी, आर्टिकल 19(1)F ये कभी हुआ करता था जो राइट टू प्रॉपर्टी हुआ करता था। ठीक है, आर्टिकल 19(1)F राइट टू प्रॉपर्टी होता था, लेकिन वो फिर रिपील किया गया, निकाला गया और आर्टिकल 19 ख़त्म करके बनाया आर्टिकल 300A पार्ट 12 में। तो 7 हुआ करते थे ओरिजिनली, राइट टू फ्रीडम 7 थे। आज की डेट में राइट टू फ्रीडम 6 रह गए, लेकिन इस खबर से जुड़े जो जो आर्टिकल चाहिए वो मैंने लिखे हैं। आई बात समझ में? ये यहाँ पर अब जिसे F यहाँ पर लिखा गया है, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी। अब क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी यहाँ से निकला, ये पहले G हुआ करता था, अब राइट टू प्रॉपर्टी निकला है, तो फिर इसे 19(1)F भी कहा जाता है। आई बात समझ में? कहीं पर अगर G पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, कहीं पे F पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना। ये बात ध्यान में रखना। किसी किसी बुक्स में इसे F लिखा गया है, जैसे लक्ष्मीकांत में F लिखा गया है, लेकिन किसी इंटरव्यू में अगर G भी सुन लें तो प्रॉब्लम ना करें।
क्योंकि पहले एफ की जगह राइट टू प्रॉपर्टी होता था, ये जी हुआ करता था। ओके, समझते हैं कहानी को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि ये फंडामेंटल राइट है इंटरनेट का एक्सेस, इट इज़ एक्सेस टू द इंटरनेट। तो क्या मतलब है, वो क्या यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं आपको, ध्यान से देखो। राइट टू फ्रीडम में सबसे पहला राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी में कई राइट आते हैं। आपको पता है कि पत्रकारिता जो है उसकी आज़ादी, द फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसका कोई अलग से आर्टिकल नहीं है, वो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही हिस्सा है। इसी से ही हमने उसे डिराइव किया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इसी में आता है, क्योंकि स्पीच और एक्सप्रेशन के लिए आपको प्रेस चाहिए। इसी तरह से अब इसमें जुड़ जाता है इंटरनेट भी, एक्सेस टू इंटरनेट, तो अलग से मेंशन नहीं है, वो इसी का हिस्सा हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी बात की है तो उन्होंने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों का जिक्र किया। पहले तो उन्होंने इसको आर्टिकल 19(1)A से जोड़ करके देखा है, फिर उन्होंने इसको आर्टिकल 19(1)F से जोड़ कर भी देखा है, 19(1)A से भी जोड़ के देखा, 19(1)F से भी जोड़ करके देखा, और बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। वो सारे स्टेटमेंट्स मैं आपको समझाता हूँ, वो बहुत सारे मायने निकलते हैं उसके। जब हमने इसको आर्टिकल 19(1)A से जोड़ करके देख लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया, क्या अंतर आया इसके साथ, ध्यान से समझिए। जब आप किसी चीज़ को फंडामेंटल राइट का पार्ट बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जस्टिफिएबल हो जाती है, मतलब आपको उसे फिर वो जस्टिफाइबल हो जाता है कि उसको जब भी आप ब्रेच कर रहे हैं तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किन ग्राउंड्स पर आप उसे ब्रेच कर रहे हैं, और वो ग्राउंड्स जो हैं वो बताई गई हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस खुद फंडामेंटल राइट में ही डाल दी गई हैं आर्टिकल 19(2) में। मैंने आर्टिकल 19(1) लिखा आपके सामने, आर्टिकल 19(2) में ही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मेंशन है, और आर्टिकल 19(1) के हर ABCDEF सब में उससे जुड़ी रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड हैं। मतलब पार्लियामेंट कहीं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंड करने की शक्ति का उपयोग करके रिस्ट्रिक्शंस ना बढ़ाती घटाती रहती, इसके लिए रिस्ट्रिक्शंस को भी इम्यूनिटी दे दी है और उन्हें भी डाल दिया है फंडामेंटल राइट में ही। इसका पहला मतलब ये निकलता है। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट में रिस्ट्रिक्शंस डाली गई है, इसका कुछ लोग विरोध करते हैं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 अपनी रिस्ट्रिक्शंस खुद ही बताता है, जबकि ये रिस्ट्रिक्शंस का प्रोग्राम सरकार के अगेंस्ट भी जाता है, क्योंकि सरकार अब बाउंड हो गई है कि वो इससे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पाएगी। जो 8 ग्राउंड मेंशन्ड हैं उन्हीं 8 ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्शन लगेगी, अब उससे ज़्यादा ग्राउंड वो नहीं ला पाएगी, लाना पड़ेगा तो फिर वो जुडिशियल रिव्यू के घेरे में होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक होगी। समझ आई? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पूरा का पूरा अमेंड करने की आज़ादी है सरकार पार्लियामेंट को। 1973 का केशवनंद भारती केस कहता है कि सारा कॉन्स्टिट्यूशन आप अमेंड करिए, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं सकते आप, इतना नहीं कर सकते कि बेसिक स्ट्रक्चर ही बदल जाए। ऐसे में फंडामेंटल राइट भी अमेंड हो सकते हैं, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर के घेरे में आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी में कवर होते हैं, तो आपको हर चीज़ जस्टिसिएबल करनी पड़ेगी जब भी करेंगे। तो इंटरनेट का इसमें आ जाना ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब धारा 144 सेक्शन 144 ऑफ द CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लग जाता है, ऐसे में आपके बड़े सारे फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होते हैं, उस समय में हार्म होते हैं। कर्फ्यू के समय में भी ये होता है, 144 और कर्फ्यू में अंतर होता है। वैसे 144 में आपको कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करना होता है। आई बात समझ में? मैं धारा 144 के बारे में कुछ बता देता हूँ और मैं लिखवा भी दूंगा। धारा सेक्शन 144 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप उसे 2 महीने के लिए एक बार में लगा सकते हैं लगातार। अगर उससे आगे आप उसे बढ़ाते हैं तो उसे बढ़ाना पड़ेगा सरकार के नोटिस के द्वारा, और वो मैक्सिमम 6 महीने तक जाएगी। आई बात समझ में? लेकिन जब आप कर्फ्यू लगाते हैं तो आपको उसमें टाइम मेंशन करना होता है कि ये कितनी घंटे, कितनी देर, कितने दिन का कर्फ्यू है। आप समय समय के लिए देखेंगे इतने घंटे कर्फ्यू बढ़ा दिया गया, तो कर्फ्यू एक्सटेंड हो सकता है। फिर कर्फ्यू में आपको अगर घरों से बाहर निकलना है तो प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है।
बीच बीच में ढील भी दी जाती है। जहाँ धारा 144 का दुकानें बंद होने पर और बाकी चीज़ों पर असर नहीं रहता, बस ये है कि 5 लोग या उससे ज़्यादा कहीं भी असेंबली नहीं कर सकते। धारा 144 में ये प्रावधान रहता है। कोई भी वेपन लेकर के वहाँ पर जा नहीं सकता है। सरकार या सरकार के नुमाइंदे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और अगर उन पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, उनको धारा 144 की पालना कराने में अवरुद्ध पैदा कर रहा है, तो भी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये सारी बातें हैं। आप अपना काम काज कर सकते हैं, 144 लगी है, कोई बात नहीं, 5 लोग इकट्ठे नहीं होने, अपना काम काज करिए, ट्रैफिक मूवमेंट रहेगी, आवाजाही रहेगी, लोग अपना काम करेंगे, दुकानें खुलेंगी, वर्क चलेगा, सब कुछ होगा। कुछ प्रिकॉशनरी लेवल पर स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह को बंद रहने के लिए नोटिसेस इशू किए जाते हैं। आम जन काम चलता रहता है, लेकिन कर्फ्यू में आपको अपने घरों के अंदर किया जाता है कि आप घरों से बाहर नहीं आएंगे। तो मतलब बाज़ार बंद रहते हैं, सड़कों पर नहीं आ सकते, ट्रैफिक बंद रहता है, आप घर के अंदर रहेंगे। सिर्फ़ और सिर्फ असेंशियल कमोडिटीज़ के अलावा और असेंशियल सर्विसेज के अलावा बाकी किसी चीज़ की अनुमति नहीं रहती है। और कर्फ्यू में ऑर्डर्स काफ़ी बड़े होते हैं, गोली मारने तक के भी प्रावधान होते हैं। हाई बात समझ में? लेकिन धारा 144 में मैक्सिमम आपको 3 साल तक की सज़ा मिलती है। ये बात समझ में आई? लेकिन धारा 144 भी ऐसी नहीं है कि आप कैसे भी लगा दें, वो मैं अभी लिखवाऊंगा। तो जब कोर्ट अब ये कह रहा है कि आर्टिकल 19 में आ जाता है एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस, तो इसका मतलब कोर्ट ये कह रहा है कि आपने धारा 144 लगा रखी है, इसमें इंटरनेट का एक्सेस भी कवर होता है और आपने लोगों को डिप्राइव कर रखा है। तो अब वो क्योंकि आर्टिकल 19 का पार्ट हो गया है इंटरनेट का एक्सेस, तो अब तो आपको रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस ही लगानी होंगी आर्टिकल 19 पे। और रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस वो जो आर्टिकल 19 में ही खुद दी है 19(2) में, और वो क्या है? अगर आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को किसी लेवल पर कर्टेल करना है, तो आपको रिस्ट्रिक्शंस में सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया का ग्राउंड क्लियर करना पड़ेगा कि सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया दाव पे थी, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट दाव पे थी, फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट दाव पे था, पब्लिक ऑर्डर मने की ट्रैफिक, बाकी सारी सर्विसेज दाव पर थी, डिसेंसी और मोरालिटी दाव पर लगी हुई थी। डिफामेशन, ये क्या लिख दिया मैंने? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस पाया जा रहा था बार बार। कोर्ट ने जो नियम बनाया या कोर्ट ने कोई डिक्री इशू की है, कोर्ट ने कोई ऑर्डर इशू किया है, वह नहीं माना जा रहा था। इसके ग्राउंड पर हमने ये किया। जैसे मान लीजिए कि साबरीमाला मंदिर में औरतों के जाने की परमिशन दे दी कोर्ट ने, लेकिन फिर भी कोर्ट के नियमों की अवहेलना हो रही है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। तो फिर वहाँ पर अब वहाँ की सरकार काम कर सकती है, पुलिस प्रशासन काम कर सकता है। उनके विरुद्ध जो मर्द और औरतें इन औरतों को मंदिर जाने से रोक रही हैं, अगर वो मंदिर का घेराव करके खड़े हैं या कुछ भी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमारी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम अपना धरना लगा सकते हैं मंदिर के बाहर, तो वहाँ पर प्रशासन ये कह सकता है कि कोर्ट का निर्णय है कि ये औरतें मंदिर में जाएंगी। आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल 19 की आपको अभी सहूलत नहीं मिल सकती। समझ आई बात? डिफामेशन, अगर डिफामेशन, आप किसी के खिलाफ अनर्गल नहीं बोल सकते भाई, बिना तथ्यों के, बिना किसी प्रमाण के आप किसी की फेम को डिफेम कर रहे हो, उसकी इज्जत उछाल रहे हो, ये ठीक नहीं है। तो वहाँ पर वह आर्टिकल 19 का हवाला नहीं दे सकते, डिफामेशन का केस ठोकेगा आप पे। ये सारी चीज़ें हैं। और ये है लास्ट में इंसाइटमेंट टू ऑफेंस। आप किसी को गुनाह करने के लिए उकसा रहे हैं, अगर आपके लेख, आपकी स्पीचेस, आपका सिस्टम, आपकी पत्रकारिता या इंटरनेट या कुछ भी इंसाइट कर रहा है लोगों को ऑफेंस करने के लिए, ऐसी पिक्चर्स एक्सचेंज की जा रही हैं, ऐसे मैसेजेस एक्सचेंज किए जा रहे हैं, तो उस पर फिर रोक लग सकती है। ये बात सबको समझ में आई? तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रावधान उसी में ही दे दिए, आर्टिकल 19(1) में ही, आर्टिकल 19(1)(a) को रिस्ट्रिक्ट करने के आर्टिकल 19(2) में ही। अब इन्हीं पे आधारित प्रशासन को पूरा ब्यौरा पेश करना होगा कि इनमें से किसी ना किसी चीज पे हार्म था,
तभी हमने आर्टिकल 19(1) का पूरा लाभ नागरिकों को नहीं दिया। जब मैं यहाँ पर नागरिक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ तो राइट टू फ्रीडम पहले तो आपको सरकार के खिलाफ मिलते हैं, स्टेट के अगेंस्ट मिलते हैं, इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं मिलते। इसके खिलाफ अगर निवारण लेना है तो स्टेट के अगेंस्ट मिलेगा। और दूसरी बात, ये एलियंस को नहीं मिलते, फॉरेनर्स को नहीं मिलते, ये यहाँ के लोग नागरिक बाशिंदों को मिलते हैं, नागरिकों को मिलते, सिटीजन्स को। समझ आई? एलियंस को नहीं मिलते, फॉरेनर्स को नहीं मिलते। ये बातों को आपको समझ के चलना था। अब इसी में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि आज अरबों रुपए का व्यापार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होता है, ई कॉमर्स का ज़माना है, बैंकिंग सिस्टम है, बाकी चीज़ें हैं। और एक स्टडी बताती है कि पिछले 1 साल के दौरान जितने जगह पर इंटरनेट बंद रहा है पूरे वर्ल्ड में, $8.3 बिलियन का नुकसान हुआ है। और भारत की स्टडी बताई जा रही है कि इंटरनेट शटडाउन से $1.3 बिलियन का नुकसान हुआ है, 1.3 अरब डॉलर का, ऐसी स्टडी बताती है। ऐसे में आर्टिकल 19(1)(a)(f) क्या कहता है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी आउट एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो फिर आर्टिकल 19(1)(f) को भी तो इन्फ्रिंज कर रहा है अगर आप एक्सेस नहीं दे रहे हो इंटरनेट पे। क्योंकि हो सकता है मैं वहाँ था और मैं वहाँ पर अपना कोचिंग चला रहा था, तो 5 अगस्त से लेकर अब तक तो मेरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ठप पड़ी है, तो मेरा तो सारा लाइवलीहुड ही स्टेक पे चला गया, तो मैं तो वैसे ही बंजर हो गया, आवारा बंजारा। और अब मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि वही छात्रों के अलावा कोई छात्र भी नहीं थे। फिर वो छात्र कहाँ जाए जिनकी शिक्षा यहीं से आ रही थी? तो आर्टिकल 21 से भी इसे जोड़ करके देखा जाता है कि राइट टू लाइफ में बहुत कुछ आता है, राइट टू क्वालिटी लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू जो जो चीज़ें अपने जीवन को वाइब्रेंट बनाने के लिए चाहते हैं वो आपको मिलती हैं, ले सकते हैं। और आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21(a) है राइट टू एजुकेशन। और आज इंटरनेट एक बड़ा ज़रिया है, क्योंकि ऑनलाइन स्टडी सेंटर्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, और खुद सरकार के कोर्सेज चल रहे हैं, ऑनलाइन यूजीसी के कोर्सेज चलते हैं, वो आप एक्सेस करते हैं। राज्यसभा टीवी का ऐप है, लोकसभा टीवी है, डीडी न्यूज़ है, ये सब आपको ऑनलाइन ही मिल रहा है। ये चीज़ें हो रही हैं। तो व्यापार पे असर है, शिक्षा पे असर है, हर चीज़ पर इसका असर माना गया। इसलिए कोर्ट ने कहा कि भाई ये इतनी आसान बात नहीं है, इंटरनेट आज एक जीवन का हिस्सा बन चुका है, जीवन की शैली है। तो जब आप आर्टिकल 19(1)(f) पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 2 क्लॉज हैं आर्टिकल 19(1)(f) के पास। पहला तो टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन सरकारें बता सकती हैं कि ये काम करने के लिए आपको, मतलब अब ये तो कह दिया कि आपको कोई भी ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस या कोई प्रोफेशन करने की आज़ादी है, तो उस पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपके पास वो टेक्निकल डिग्री, और डॉक्टर बनने के लिए वो डिग्री चाहिए ना। खोल के दुकान बैठ गए 4 बोतलें लेके फिनाइल की, आदमी आ रहा, बोला शरीर में दर्द हो रहा है, पी ले फिनाइल, शरीर से ही मुक्त मिल जाएगा तो दर्द से मुक्ति तो मिलनी ही मिलनी। समझो इस बात को, तो वो तो नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये है लगाया गया इसमें कि भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करनी, ड्रग्स नहीं बेचना, ड्रग अब्यूज़ नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्रोफेशन मत करने लगे ना कि मैंने आर्टिकल 19 किसी से सुना था कि राइट टू प्रोफेशन है और मैं बेच रहा हूँ पुक्की, डोडे और ड्रग। ये तो अलाउ नहीं है भाई, लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर असले का व्यापार ना करने लग जाना, बारूद ला के कहीं से। और एक रिस्ट्रिक्शन एक इसमें यह भी है कि सरकार चाहे तो किसी भी बिजनेस में आपको डिसएडवांटेज पे करके अपनी मोनोपोली कर सकती है। जैसे कुछ कुछ क्षेत्रों में सरकार की मोनोपोली, अब जैसे कोई भारतीय कहे, मान लो अंबानी कह रहा है मुझे भी एटॉमिक एनर्जी बनाना है, मेरा दिल करता है, तो सरकार कहेगी नहीं, अभी एटॉमिक एनर्जी में हमारा एक्सक्लूसिव है। जैसे पहले बहुत से क्षेत्र सरकार के लिए रिजर्व थे, ये तो 1991 के LPG के बाद ओपन किए गए। सरकार चाहती है कोई मिनरल का माइनिंग मैं ही करूं तो सरकार कर सकती है। वहाँ पे एक आम आदमी जाके नहीं कह सकता कि आर्टिकल 19(1)(f) के तहत मेरे पास राइट टू ट्रेड, कॉमर्स एंड बिजनेस है, मैं पैसा लगाना चाहता हूँ, मैं ये माइनिंग माइका की करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे कोर्ट कहेगा कि नहीं, सरकार के पास आर्टिकल 19 में ही रिस्ट्रिक्शन में ये अधिकार है कि वो आपकी डिसएडवांटेज होते हुए भी उस प्रोफेशन में अपना एक्सक्लूसिव कंट्रोल रख सकती है, मोनोपोली। आर्टिकल 19(1)(b) राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इस पे सबसे बड़ा क्रैकडाउन करती है धारा 144 और धारा 141, सेक्शन 144 और सेक्शन 141 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। आई बात समझ में? जब सेक्शन 144 आता है उसके साथ सेक्शन 141 इन्वोक हो जाता है, जिसमें कई ग्राउंड्स दिए गए हैं कि 5 लोग या उससे ज़्यादा